कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू सिस्टम। पहली सिस्टम है नर्वस सिस्टम, which consists of brain and spinal cord, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरी है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है हॉर्मोन्स, ठीक है, हॉर्मोन्स which are also called chemicals, ठीक है। There are special chemicals produced in different organs of the body and transported to the various part of the body where it is required, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर में we are going to study about two system, nervous system and endocrine system। नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है स्पाइनल। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है हार्मोन्स which are called chemicals messengers, ठीक है। So let us start with the chapter that is about introduction. So in the previous chapter we looked at life process involved in maintenance function in living organism, ठीक है। मतलब लास्ट चैप्टर में हमने ह्यूमन बॉडी की कौन सी सिस्टम पढ़ी। सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ी, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ी और एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ी। प्लांट्स में भी हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, रेस्पिरेशन भी पढ़ा और एक्सक्रीशन भी पढ़ा। मतलब हमने 3 टॉपिक खत्म की। न्यूट्रिशन मतलब कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये 3 टॉपिक हमने खत्म की। और यहाँ पे हम 2 और टॉपिक खत्म करने वाले हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब कि हार्मोन्स। और अगले चैप्टर में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे और उसके बाद हम जीन्स और डीएनए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो बोलते हैं, उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वी विल कंप्लीट ऑल आवर बॉडी सिस्टम इन दिस स्टैंडर्ड 10th बायोलॉजी, ठीक है। 10th बायोलॉजी में हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। So in the previous chapter we looked at life process involved in maintenance function in living organism. There we had started with the notion we all have, that is we something move it is alive, ठीक है। हमने शुरुआत ऐसे की थी कि अगर कोई चीज मूव करती है तो वो अलाइव होती है। Some of the facts are the result of the growth as in plants. प्लांट में क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता, लेकिन प्लांट सिंपली लिविंग है क्योंकि प्लांट ग्रो करता है, प्लांट रेस्पिरेशन करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। A seed germinates and grow and we can see that seedling moves over the process of food. It pushes soil aside and comes out, ठीक है। मतलब जब एक प्लांट ग्रो होता है तो वो सॉइल को नीचे धक्का देता है और वो ऊपर आता है। बट ये सारी इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, but if it is growth that to be stopped, this movement would not be happen, ठीक है। मतलब ये हमें बताना चाहते हैं कि कैसे हमारी बॉडी में इस तरह की एक्टिविटीज होती है, कैसे पता चलता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है नॉन लिविंग है, ठीक है। तो सिर्फ मूवमेंट को लेके ऐसा नहीं बोल सकते कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि प्लांट्स भले मूवमेंट नहीं करते लेकिन वो रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रो होते हैं। सम मूवमेंट इन मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद द ग्रोथ, ठीक है। जैसे कि बताया कि एनिमल्स में कई बार ग्रोथ नहीं होती है, जैसे कि चींटी है, चींटी भले कितनी भी बड़ी हो जाए छोटी रहती है, ठीक है। अ कैट रनिंग, children playing on a swing, buffalo chewing cud, they are not movement caused by the growth. Why do we associate such visible movement with life? A possible answer is that we think of the movement as a response to a change in the environment of the organism. मतलब जब एक आसपास के environment में change आती है, ठीक है, तो हमको लगता है कि भाई there has been a movement. The cat may be running because it has seen a mouse, ठीक है। हर organism मूवमेंट करता है, जैसे कैट अगर भाग रही है तो शायद उसको चूहा दिखा होगा या पीछे कुत्ता पड़ा होगा। Not only that, we also think the movement as an attempt of living organism to use change in the environment. Plants grow out into the sunshine, ठीक है। कई बार मूवमेंट एडजस्ट करने के लिए भी होता है, जैसे प्लांट जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करता है सनलाइट को लेके। जैसे आपने सुना होगा, सनफ्लावर के बारे में सुना होगा, तो प्लांट क्या करता है, सन के डायरेक्शन में ग्रो होके रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो
you are seeing that plant grow out into the sunshine, children try to get leisure. ठीक है, अगर बिल्ली दौड़ रही है मतलब उसने शायद चूहे को देखा है या उसके पीछे कुत्ता है। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स सन को रिस्पॉन्ड करते हैं, वाटर को रिस्पॉन्ड करते हैं, केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर बच्चे को अगर हम मूवमेंट में देख रहे हैं कि बच्चा घूम रहा है तो वो शायद उसको एंजॉयमेंट के लिए, बफेलो अपना मुंह जो हिला रही है वो डाइजेशन की वजह से। तो हर ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट का मतलब अलग अलग कारण हो सकता है। When bright light is focused, हम भी क्या करते हैं, जब हमारे ऊपर एकदम से रोशनी आती है तो हमारी आंखों को मूव करते हैं। ठीक है, या हमारी आंखें बंद कर देते हैं, गर्दन को मोड़ देते हैं। ठीक है, या कई बार हम कोई गर्म चीज को टच कर लेते हैं तो तुरंत ही हाथ हटा देते हैं। ये हमको कोई बोलने नहीं आता है कि भाई गर्म लग रहा है हटा, हम अपने आप ही कर देते हैं। तो मतलब कई बार जो मूवमेंट होती है वो इतनी फास्ट होती है कि हम सोचे समझे बिना ही कई बार मूवमेंट कर देते हैं। If you think a bit about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. ये सारी मूवमेंट कंट्रोल की जाती है, हम ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा स्क्विरल को, देखा होगा स्क्विरल को, आपने कई बार देखा होगा कि रोड के बीच में से निकल जाती है, दो टायर के बीच में से निकल जाती है। कितना फास्ट मूवमेंट होगा सोचो। मैंने आज तक कभी भी स्क्विरल को कोई भी व्हीकल से मरते हुए नहीं देखा कि भाई वो उस व्हीकल के नीचे आ गई। ठीक है, इतना फास्ट रिस्पॉन्ड करती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो हम सब जो भी रिस्पॉन्ड करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए करते हैं, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसको एडप्ट करने के लिए करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट जो है वो अलग चीज होती है। किसी में ये मूवमेंट उनको सर्वाइव करने में मदद करता है और किसी में ये मूवमेंट उनको ग्रो करने में मदद करता है। We have talked to our friends in class with whisper rather than shouting loud. ठीक है, जैसे अगर क्लासरूम चल रहा है और तुमको अपने दोस्त से बात करनी है तो आप एकदम विस्पर करोगे, चिल्लाओगे नहीं, वरना सर टीचर पकड़ लेंगे, आपको बाहर निकाल देंगे। तो इसीलिए हम उस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। Therefore, such control movements must be controlled to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement. In other words, living organism must use system providing control and coordination. तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में खास करके दो सिस्टम मिलकर काम करती है। नर्वस सिस्टम मतलब के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो करते ही है, साथ साथ में एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करती है। लेकिन प्लांट्स में ब्रेन नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं होता, प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होती, प्लांट में सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम काम करती है। इसीलिए प्लांट का रिस्पॉन्स हमेशा स्लो रहता है। एनिमल बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अगर आप एक कुत्ते को पत्थर दिखाओगे तो फट करके भाग जाएगा या उस पर अटैक करेगा, वो फास्ट रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन प्लांट को अगर आप पत्थर दिखाते हो या प्लांट को आप कुहाड़ी दिखाते हो कि मैं तेरे को काटने आ रहा हूँ, प्लांट को आप बहुत बड़ा कटर दिखाते हो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि प्लांट के पास हमारी तरह ब्रेन नहीं है कोई भी चीज को एनालाइज करने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है कोई भी चीज को रिएक्ट करने के लिए, और इसीलिए प्लांट का रिस्पॉन्स हमेशा कैसा रहता है, स्लो रहता है कंपेयर टू द एनिमल। ठीक है, तो एक बार ये पैराग्राफ को रीड करो, वैसे तो इंट्रोडक्शन है, फिर हम मेन चैप्टर पे आते हैं। सर एवोक्स मतलब सर लास्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन। इवॉक्स मतलब क्रिएट होता है, एक एप्रोप्रिएट मूवमेंट क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड इवॉक्स। सर लास्ट पैराग्राफ 6th line, sir, on the event that is triggering, ये मतलब ये क्या है? ट्री, हाँ ट्री, हाँ ट्रिगर करता है, ट्रिगर करता मतलब तुरंत ही एक्ट करता है। ओके सर। जैसे हम कई बार कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, दूसरे को ए आ गया, दैट इज ट्रिगर होता है। यस, समाधान होता है ना, किक मिलती है, किक, दैट इज कॉल्ड ट्रिगरिंग। ओके सर।
सर इस संडे को एग्जाम में कौन से चैप्टर आएंगे? बता तो दिया। क्या हुआ? इस संडे कौन से चैप्टर आने वाले एग्जाम में? संडे चैप्टर नंबर लास्ट में बता होगा। सर 3 तो लास्ट में हमने मिरर three रिफ्लेक्शन बोला। लिया था। नहीं तो 3 बाकी है, 3 लेंगे 3। यस सर सर। आपने 3 बोला था पहले ही। बोल दिया सर, कल ही बोला यस था। सर। यस सर, कल ही तो बोला। पहले तो बोला है क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स नर्वस सिस्टम, एनिमल्स का नर्वस सिस्टम, ठीक है। आधा चैप्टर एनिमल को लेके है, आधा चैप्टर प्लांट को लेके। तो एनिमल में 2 सिस्टम साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। अभी भी तुम बैठे हो तो तुम्हारे अंदर 2 सिस्टम साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। एक तो आपका नर्वस सिस्टम, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन्स, केमिकल्स आपकी बॉडी में बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, जिसके वजह से आपको प्यास लग रही है, आपको भूख लग रही है। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के दिमाग में आपके जो ख्याल चल रहे हैं, वो हार्मोन्स की वजह से चल रहे हैं, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। तो दैट इज अबाउट एनिमल नर्वस सिस्टम। इन एनिमल्स such control and coordination are provided by nervous and muscular tissue। ठीक है, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। अगर मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है, क्योंकि जब भी कोई एक्शन होता है उसको कंट्रोल मसल्स द्वारा किया जाता है। जैसे मान लो मैंने गलती से गरम तवे पे हाथ रख दिया, तो ब्रेन मेरे मसल्स को ऑर्डर देगा कि भाई तू हाथ हटा, मसल्स को बोलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट कर, हाथ हटा वरना जल जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन पहले जो हमारा हाथ होता है वो इस तरह की चीजों को सेंस करता है, ब्रेन को पता चलता है, और ब्रेन मेरे हाथ के मसल्स को ऑर्डर देगा और वो मूव करेगा। सिमिलरली अगर मेरा पैर गलती से कांटे पे आ जाता है तो मेरे पैरों के मसल्स को ऑर्डर दिया जाता है ब्रेन का, और ब्रेन के ऑर्डर को मुझे मिलेगा और मैं मेरा पैर हटा सकता हूँ। इसका मतलब ये कि हमारे अंदर 2 सिस्टम मिलकर काम करती है। जब भी हम कोई भी चीज कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करते हैं तो नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम दोनों मिलकर काम करती है। जैसे कि बताया कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज अर्जेंट एंड डेंजरस। गर्म चीज को टच करना, बहुत जल्दी हमको रिमूव करना है हाथ अपना, डेंजरस। ठीक है, सिचुएशन फॉर अस वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। हमको डिटेक्ट करना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि हमारा हाथ जल जाए, हमारी बॉडी जल जाए। या मान लो आप साइकिल लेके जा रहे हो, सामने से एकदम फुल स्पीड में ट्रक आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, वरना ट्रक आपको उड़ा के निकल जाएगा। तो आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कूद जाना है, ये सारी चीजें आपको विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे आपका नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम दोनों एक्टिवेट होता है। आपके सामने एक ट्रक बढ़ रहा है, फुल स्पीड में बढ़ रहा है, तो वो ऑर्डर देता है अपने हाथ के, पैर के, सबके मसल्स को होता है कि हटो, साइड से हटो। तो आप क्या करोगे, पूरी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके आप साइकिल से कूद जाओगे और शायद बच जाओगे। We need to detect it and respond to it. How do we detect that we are touching the hot object? All information from the environment is detected by the special tip of some nerve cell। ठीक है, तो सारी चीजें नर्व सेल, तुम्हारे सामने जो फिगर दिख रहा है वो ये एक नर्व सेल का है, जो आपने 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, फिगर जो ए दिख रहा है वो नर्व सेल है। नर्व सेल का जो टिप होता है, मतलब यहाँ पे जो डेंड्राइट दिख रहा है, वो डिटेक्ट करता है। These receptors are usually located in our sense organ। ठीक है, ज्यादातर ये जो नर्व सेल्स होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। जैसे कि कान में होते हैं, जब आवाज ज्यादा आता है तब हम कान को बंद करते हैं हमारे हाथ के मसल्स को ऑर्डर देके। नोज, जब गंदी स्मेल आती है तब रुमाल से नाक को कवर कर लेते हैं। टंग, कब बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना है, चुप रहना है, ये सारी चीजें। सर ज्यादा पार्टिसिपेंट्स की वजह से मैं बार-बार So just gustatory receptor will detect taste while olfactory receptor will detect smell। ठीक है, तो होगा क्या कि ये अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर मतलब जो ये सिग्नल को सेंस करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको सेंसरी ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है, हमारा कान, नोज, माउथ, टंग, स्किन, ये सब रिसेप्टर है। तो इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड है। अब देखो कैसे इंफॉर्मेशन डेवलप, ध्यान से देना। अब
सबसे पहले जो भी इंपल्स डिटेक्ट होता है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार नर्व सेल का स्ट्रक्चर बता दूं। जैसे तो 9th में पढ़ाया था, लेकिन फिर भी 10th में एक बार देख लेते हैं कि सेल, नर्व सेल जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, वो कैसा होता है। अब ये हमारी बॉडी का सबसे लंबा सेल है, लॉन्गेस्ट सेल। ये हमारी बॉडी में 1-1 मीटर तक लंबा होता है। 1 मीटर मतलब मेरे हाथ का जो लेंथ है वो 1 मीटर है। तो कई बार ये सेल 1-1 मीटर लंबे होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का अगर पूछे विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इट इज नर्व सेल। याद रखना है। अब जैसे हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो देखो यहाँ पे भी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये जो गोल है वो न्यूक्लियस है। फिर जैसे साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो आपको ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है, जिसको आप सेल बॉडी भी बोल सकते हो। ठीक है, साइटोप्लाज्म है। फिर यहाँ पे जो सेल है, इसके अंदर आपको अलग अलग फाइबर दिख रहे हैं। जैसे मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 फाइबर्स दिख रहे होंगे। 7 फाइबर्स। ठीक है, फिर से दिखा रहा हूँ। 6 छोटे छोटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोटे छोटे हैं और 7वां लंबा है। तो जो छोटे छोटे फाइबर्स है, छोटे छोटे फाइबर्स, उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट। लंबा फाइबर है उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन। ये जो लंबा फाइबर दिख रहा है वो एक्सॉन है। और जो छोटे छोटे 6 फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो डेंड्राइट। डेंड्राइट के बाद आता है साइटोप्लाज्म, उसके बाद आता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद आता है एक्सॉन, और उसके बाद आता है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है? अब मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। मान लो मान लो ये एक नर्व सेल है, ये एक नर्व सेल है। ठीक है, अब ये जो आपको एरो दिख रहा है वो मान लो आप क्या है? एक्सॉन, सॉरी, न्यूक्लियस, सेल बॉडी और डेंड्राइट। और ये वाला जो पार्ट है वो आपका एक्सॉन, और यहाँ पे क्या है? नर्व एंडिंग। तो ये एक, हम मान लेते हैं ये एक नर्व सेल है। वैसे ही मैं दूसरा नर्व सेल बना रहा हूँ। हो गया। अच्छा, उल्टा भी होगा। ये मान लो दूसरा नर्व सेल बना। ठीक है, वैसे मैं तीसरा बना रहा हूँ, वैसे ही मैं चौथा बना रहा हूँ। ठीक है, 5 बना तो 5 से हम समझ लेते हैं, और ये 5वां बना रहा हूँ। मान लो ये 5 नर्व सेल है। अब पांचों नर्व सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड? पांचों के बीच में गैप दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये जो गैप है, उस गैप को पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है साइनेप्स। गैप जो है उसको बोला जाता है साइनेप्स। साइनेप्स। अब देखो ये कैसे काम करता है बताता हूँ। अब जैसे आपको किसी ने पिन मारी, किसी ने आपको खिल्ली से मारा या पिन मारी, तो सबसे पहले ऑर्डर पता है कहाँ जाता है? डेंड्राइट में जाता है। डेंड्राइट। डेंड्राइट से ये चीज कहाँ जाती है? सेल बॉडी। सेल बॉडी से क्या जाएगा? एक्सॉन, और एक्सॉन से क्या जाएगा? नर्व एंडिंग। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। लेकिन होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल डेंड्राइट से ट्रेवल करके, सेल बॉडी से ट्रेवल करके, एक्सॉन से ट्रेवल करके नर्व एंडिंग तक तो आ जाता है। लेकिन यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसके बीच में गैप है। वो कैसे काम करता है पता है? यहाँ पे आते ही इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल्स की मदद से ये सिग्नल का जाता है, इसके डेंड्राइट तक पहुंचता है। फिर वही सिग्नल यहाँ से इसमें जाएगा, फिर यहाँ पे 2 छेड़े आए, मतलब यहाँ पे गैप आया, तो जहां पे गैप आएगा वहां पे इलेक्ट्रिक सिग्नल
gets converted into chemical signal. ऐसे करते 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 ये इम्पल्स आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, ये सिग्नल पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। शुरुआत डेंड्राइट करता है, डेंड्राइट इसको सबसे पहले कैच करता है, लेकिन ये मान लो अगर आपको जैसे हाथ में पिन चुभी है तो आपके हाथ से लेके एल्बो तक, एल्बो से लेके शोल्डर तक, शोल्डर से लेके गर्दन तक और गर्दन से लेके ब्रेन तक ये पूरी लाइन चलेगी। मतलब वहां पे आपको पहली उंगली में अगर चोट लगी है तो वो इंफॉर्मेशन जितने भी सेल होंगे वो इस तरह से ब्रेन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और ब्रेन तुरंत ही एनालाइज करेगा कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। अगर बहुत सीरियस सिचुएशन है तो तुरंत ही आपका जो एल्बो है उसके मसल्स को ऑर्डर देगा या आपकी जो उंगलियां है उसके मसल्स को ऑर्डर देगा कि जल्दी से जल्द वहां से हाथ हटा और हम हमारा हाथ खींच लेंगे। लेकिन ये काम इतना फास्ट होता है कि जब तक हम सोचते हैं तब तक तो काम भी हो जाता है, ठीक है, तब तक तो काम हो जाता है। ये सारी चीजें इस तरह से ट्रेवल करती है। सबसे पहले कोई भी सिग्नल डेंड्राइट तक आता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग के बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल, फिर केमिकल सिग्नल वापस से डेंड्राइट पे पहुंचते इलेक्ट्रिक सिग्नल में बन जाता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर पूरे नर्व सेल में ट्रेवल करता है, फिर वापस से जब साइनेप्स आता है मतलब गैप आता है तो केमिकल सिग्नल रिलीज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, फिर केमिकल से वापस से इलेक्ट्रिक सिग्नल, और इस तरह से ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसको सेंस करता है, ठीक है। So the receptor, this information acquired at the end of dendritic step of a nerve cell, sets of a chemical reaction that create an impulse, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जो डेंड्राइट तक पहुंचती है उस टाइम पे आपका हार्मोन काम करता है, हार्मोन तुरंत ही केमिकल रिएक्शन करता है और इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, ठीक है। वो जो सिग्नल है जो आपको गरम आपको जो एक हॉट बॉडी का आपने जिस पर टच किया है वहां से टच होने के बाद तुरंत एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दिस इंपल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, ठीक है। फिर ये सिग्नल डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाता है और फिर एक्सॉन में जाता है और फिर उसके एंड तक जाता है। At the end of the axon, the electric impulse sets off the release of some chemical, ठीक है। जो हमने देखा कि एक नर्व सेल और दूसरे नर्व सेल के बीच में गैप है तो यहाँ पे पहुंचते ही इलेक्ट्रिक सिग्नल एक केमिकल रिलीज करता है और वो केमिकल डेंड्राइट तक पहुंचता है, डेंड्राइट में पहुंचते ही वापस से केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। This impulse travels to the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, the electric signal sets off to the release of some chemical. This chemical cross the gap, ठीक है। जो मैंने बताया था कि गैप को क्रॉस करते हैं, उस गैप को क्या बोला जाता है, साइनेप्स बोला जाता है। And start the simultaneous electric impulse in a dendrite. This is general scheme of how nerve impulse travel in the body. इस तरह से जो नर्वस सिस्टम है वो ट्रैवल करता है, ठीक है, ट्रैवल करता है पूरी बॉडी में। Similar signal synapse finally allows delivery of such impulse from nervous to other cell, such as muscle cells or gland, ठीक है। तो synapse finally allows delivery of such impulse from neuron to the other cell। ये synapse की वजह से ही वो केमिकल रिलीज होता है और वो आगे बढ़ता है। It is just no surprise the nervous system is made up of organized network of nerve cells। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है जो हमने ऑर्गन्स के नाम लिए वो सब में इस तरह के नर्व सेल्स या न्यूरॉन पाए जाते हैं। एंड इज अ स्पेशल फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। आप आपकी बॉडी पे कहीं पे भी सुई चुभाओगे आपके ब्रेन तक की बात पहुंच ही जाएगी, क्योंकि हर ऑर्गन्स में जैसे हमारे माउथ में, टंग में, हमारे स्किन में, हमारी आईज में, हमारे नोज में, सब जगह पे ये नर्व सेल्स मौजूद है, ठीक है। Look at the figure 7.1 and identify the parts of neuron where the information is acquired, through which information travels an electric impulse, where the impulse must be converted to chemical, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि इंफॉर्मेशन कहां से एक्वायर होती है, डेंड्राइट से। फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां जाती है, तो डेंड्राइट में जाती है, सेल बॉडी में जाती है, एक्सॉन में जाती है और नर्व एंडिंग में जाती है। और कहां पे इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है,
तो बिटवीन द गैप बिटवीन द टू सेल, जहां पे दो सेल के बीच में गैप आता है वहां पे आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सबको समझ में आया? ये एक बार रीड कर लो, कहीं पे डाउट है तो पूछ लो। सर हर एक न्यूरॉन 1 मीटर का होता है? नहीं, लंबे से लंबा, लॉन्गेस्ट है। नहीं सर, ऐसा नहीं पूछ रहा मैं, कह रहा हूँ ये पांचों को मिला के 1 मीटर बनता है का पूरा एक ही 1 मीटर होता है? नहीं, पूरा 1 मीटर नहीं, मतलब ये अलग अलग होते हैं, कोई सेंटीमीटर में भी होता है, छोटा भी होता है, कोई मीडियम रेंज भी होता है, लेकिन लंबे से लंबा एक मीटर का भी होता है ऐसा। ओके सर। सर कितने टाइम में ये इम्पल्स पास हो जाता है? अरे हम सोच भी नहीं सकते, ऑफ सेकंड, इतना फ्रैक्शन, और एक सेकंड का भी जो फ्रैक्शन होता है उससे हम, तुम्हारे साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब तुमने अपना हाथ एकदम से कोई चीज से हटा दिया होगा, ठीक है, और बाद में तुमको पता चला होगा कि भाई ये तो कुछ था ही नहीं, ऐसा मुझे लगा। यस सर। ठीक है, अभी तुम लोग मेरे सामने होते तो मैं 2-3 तुमको लाइव एग्जांपल देता। ठीक है, एक बच्चे को ऐसे जोर से पैर मारने की कोशिश करता और वो ऐसे उसे हिल जाता, ठीक है, तो नबी में ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मिलेगी तब देखेंगे। वैसे अगर आपको देखना है गूगल को पूछ दे कितने टाइम में, ठीक है, वो बाद में पूछ लेंगे, गूगल तो हमेशा रहेगा, लेकिन इस टॉपिक में अगर डाउट है तो पूछ लो। नो सर। सर इम्पल्स यानी सिग्नल? सिग्नल, यस। अब देखो एक्टिविटी 7.1 बोली है। एक्टिविटी 7.1 क्या है कि पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट, बताओ इसका आंसर करो। पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट? स्वीट। स्वीट लगे। स्वीट। अभी कर रही हो तो ट्राई करना, ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। ठीक है, मतलब थंब और इंडेक्स फिंगर से आपका नाक थोड़ी देर बंद कर दो और फिर से शुगर खाओ और फिर टेस्ट करना। तो आपने खुद ने फील किया होगा जब आपको सर्दी जुकाम होता है, नो डिफरेंस। कोई चीज का टेस्ट नहीं आता, ऐसा होता है कि नहीं होता? यस। यस सर, होता है। यस सर। सर होता है। अभी कोरोना में भी ऐसा ही हो रहा है, जिसको कोरोना होता है ना उसको 4-5 दिन तो खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि बेचारे को टेस्ट ही नहीं आता है, कुछ भी खाएगा और फीका ही लगता है। तो जब हमारे नोज में या लंग्स में इंफेक्शन होता है तब हमको टेस्ट आना बंद हो जाता है। ठीक है, by eating lunch block your nose in the same way if you can fully appreciate the taste of food you are eating। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी हम हमारा नोज बंद करते हैं तो जो टेस्ट के बर्ड होते हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं और फिर हमको कोई टेस्ट नहीं आता। Is there a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? ठीक है, फूड एकदम फीका लगता है, कई बार तो कड़वा भी लगता है। ठीक है, so what this is happening? We didn't talk about possible explanation of this kind of difference। ठीक है, तो इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। अब आगे आते हैं what happens in the reflex section। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स सेक्शन है, अभी तक मैंने सस्पेंस खोला नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने सस्पेंस एक खोल रहा हूँ, वो बात बताने जा रहा हूँ जो तुमको पता ही नहीं। आपको पता है, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब हम तो गरम गरम कोई चीज हाथ पे लगती है, पैर पे लगती है या कोई सुई चुपाता है, तब अपना हाथ हम हटा देते हैं। किसके वजह से हम हाथ हटा देते हैं, मतलब कौन हमको ऑर्डर देता है हाथ हटाने? ब्रेन। फाइनल स्पाइनल कॉर्ड। नहीं, फाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन हमारा बहुत स्लो है। अगर ये काम आप सोचो, खाली कुदरत ने कितनी सारी चीजें कमाल की है, क्यों ये जिम्मेदारी ब्रेन को नहीं दी? कोई बता सकता है कि जब भी कोई सामने से ट्रक आ रहा है, ब्रेन कॉन्शियस होता है। ठीक है, थिंकिंग में टाइम वेस्ट होगा सर। यस सर।
ठीक है, तो मतलब मेन चीज क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो काफी स्लो है, ठीक है, काफी स्लो है, वो एनालाइज करेगा, ठीक है। मतलब अगर मान लो ये जिम्मेदारी ब्रेन को दी होती तो ब्रेन क्या करता, सामने से ट्रक आ रहा है, ठीक है, ट्रक आ रहा है तो कैलकुलेट मारेगा मास ऑफ द ट्रक कितना हो सकता है, 5000 किलो, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर पर आवर, और फिर वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था मोमेंटम, P = m/v। यस Yes, sir. और फिर 10th में पढ़ा था F में ये पढ़ा था F = मोमेंटम अपॉन टाइम, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो तुरंत ही वो कैलकुलेट करेगा कि अगर मुझे ट्रक हिट करेगा तो मैं 5000 मोमेंटम डिवाइड बाय 5 सेकंड, मतलब कि 1000 न्यूटन का फोर्स मेरे पे आएगा और मेरा चटनी बन जाएगी, ठीक है। तो ब्रेन को कितना टाइम लगेगा आप सोचो, मल्टीप्लाई करेगा, फॉर्मूला याद करेगा, डिवाइड करेगा, और उतने में तो तब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई गर्म चीजों को टच कर रहा है हमारा हाथ, और ब्रेन को ये जिम्मेदारी दी हो कि ब्रेन तेरे को इसको रोकना है, तो ब्रेन क्या करेगा, टेम्परेचर पहले कैलकुलेट करेगा, ये होगा 130 डिग्री सेल्सियस, इस पे तो पानी उबलने लगता है, ठीक है। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेट्रोल भी उबलने लगेगा, और ये टेम्परेचर से अगर मेरी स्किन पे इसका असर होगा तो मेरी स्किन जल सकती है, 500 डिग्री सेल्सियस पे काली हो सकती है, मतलब एनालाइज करेगा, तब तक तो पूरी बॉडी डाल देगी। इसीलिए ये काम ऐसा होना चाहिए जिसमें ब्रेन का काम ना हो, ये काम इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड करता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपना काम में बिजी हो, एक मूवी चल रही है, आप उस मूवी में खो चुके हो, ठीक है, या रात को आप सो चुके हो, और सोचो जोर से कोई आके तुम्हारे पीछे एक सुई मारे तो तुम क्या होते हो, सोचे समझे बिना खड़े हो जाते हो वहां से, ठीक है। सोचे समझे, सोचो तुम रात को गहरी नींद में 3 बजे सो रहे हो, ठीक है, और कोई तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दे, सोचो क्या होगा, तुम पहले तो खड़े हो जाओगे कि बोलोगे हाँ सुधर सुधर, ये पता चलेगा तो पापा ने या मम्मी ने मजाक किया, लेकिन काम तुम्हारा हो जाएगा, तुम रिस्पॉन्ड कर लोगे, बाद में एनालाइज करोगे यार ये तो पापा थे मजाक कर रहे थे, ये तो मेरा छोटा भाई था मजाक कर रहा था, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्ड होने के बाद, ठीक है, वैसे ही जब सामने ट्रक आता है तो किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि साइड में हो जा, अपने आप हो जाते हैं, बाद में बची गए, हाँ ले भाई ऐसा बोलते हैं, मतलब पहले तो काम हो ही जाता है, कभी कोई गर्म चीज को टच किया, गरम कढ़ाई को टच कर लिया, पहले तो कढ़ाई को फेंक ही देते हो, बाद में रियलाइज होता है हाँ उसके अंदर तो 2 किलो घी था, 2 किलो घी का नुकसान हो गया, ठीक है। तो वो बाद में रिस्पॉन्ड होता है, बाद में हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि पहले ये काम स्पाइनल कॉर्ड कर लेता है, और स्पाइनल कॉर्ड बाद में ये सिग्नल किसको भेज देता है, ब्रेन को दे देता है। अगर डायग्राम हो तो देखो ये जो पार्ट है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है, पहले ये काम नीचे से हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड से, और फिर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को दे देता है कि ब्रेन में ये बात जाती है, तो ब्रेन में ये सारी चीजों का एनालिसिस होता है, कैलकुलेशन होता है, ठीक है, तब जाके ये काम होता है, बहुत स्लोली ये काम होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो काम है वो ब्रेन नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। तो आज अगर कुछ बच्चे लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, इस तरह में ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, आज 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं, कल थोड़ा लंबा ले लेंगे, ठीक है। आज हम कल से इस पे आएंगे। ओके सर, बाय सर। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर।